Everyone, today I'll discuss about force and laws of motion. So this is the chapter number 5, and first of all we will discuss about force. So what is force? Force is the push and pull, and we can say try to push and pull of the object is called force. There are two type of forces. First one is the balanced, another one is the unbalanced. Balanced force means when net force will be zero, मतलब नेट फोर्स जब जीरो होता है देन वी कैन से दिस इज द बैलेंस्ड. बैलेंस्ड मतलब कह सकते हो कि मान लो एक सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ कुछ इस तरीके से, मान लो बुक है एक टेबल पे रखा हुआ, तो उस पर यदि मैं फोर्स लगाऊं और ये मूव ना करे, इसका मतलब है कि जितना फोर्स हम लगा रहे हैं उतना फोर्स ये बुक भी इस पर लगा रहा है. मतलब यदि मैं 10 न्यूटन फोर्स इस बुक पे लगा रहा हूँ तो बुक भी यदि 10 न्यूटन हम पर फोर्स लगा रहा है तो वो बुक मूव नहीं करेगा. इट मीन्स दिस वन बुक इज इन बैलेंस कंडीशन. ठीक है. एंड नेक्स्ट वन कंडीशन है अनबैलेंस्ड. अनबैलेंस मीन्स इफ नेट फोर्स डज नॉट इक्वल्स टू जीरो. जब हमारा नेट फोर्स जीरो नहीं होगा देन वी कैन से दिस वन कंडीशन इज द अनबैलेंस्ड. इट मीन्स यही बुक वाला भी एग्जाम्पल तुम ले सकते हो कि मान लो एक बुक यहाँ पे टेबल पे रखा हुआ है, इस पर हम 10 न्यूटन का फोर्स लगाए और यदि ये बुक मूव कर गया, यदि ये बुक मूव कर गया तो मूव कर गया इसका मतलब ये जो इसका अपोजिंग फोर्स है वो इससे कम है. इसका मतलब हो सकता है कि 8 न्यूटन हो सकता है इसका फोर्स, या तो 6 न्यूटन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. मतलब इसका नेट फोर्स जो मिलेगा हमको वो मिलेगा इक्वल्स टू 10 और ये अपोजिट डायरेक्शन में 8 न्यूटन लग रहा है इसलिए 8 माइनस में जाएगा तो ये हमको कितना मिलेगा 2 न्यूटन. मतलब अनबैलेंस कंडीशन में आपको फोर्स का कुछ ना कुछ वैल्यू मिलता है, बट अनबैलेंस कंडीशन में कुछ ना कुछ फोर्स का वैल्यू मिलता है, बट बैलेंस कंडीशन में हमेशा आपको फोर्स का वैल्यू क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा. सो दिस इज द बैलेंस एंड अनबैलेंस्ड. ठीक है. नेक्स्ट कभी कभी ये भी देखा जाता है कि फोर्स का दो तरह का और भी कंडीशन है. एक है कॉन्टैक्ट, जो क्लास 9th का सारा ये सब कंसेप्ट है, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट. कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. तो कॉन्टैक्ट का मतलब होता है विथ टच. यदि हम किसी ऑब्जेक्ट को टच करके फोर्स अप्लाई उस पर एक्ट कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट मतलब हो गया कि किसी ऑब्जेक्ट को टच करके हम फोर्स उस पर अप्लाई कर रहे हैं. और एक होता है नॉन कॉन्टैक्ट मतलब विदाउट टच. विदाउट टच. तो एग्जांपल यदि इसका जानना चाहते हो तो टच का बात करें यदि मैं यहाँ पे, तो विथ टच तो कोई भी, जैसे बुक का यहाँ पे बात कर रहे हैं तो बुक पर हम फोर्स अप्लाई करें तो ये टच फोर्स हो गया, मतलब कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया हमारा ये. बट वही चीज़ नॉन कॉन्टैक्ट की बात करूँ तो नॉन कॉन्टैक्ट का हो गया जैसे मैग्नेटिक फोर्स. मैग्नेट दो यहाँ पे रखा हुआ है और मैग्नेट में रिपल्सन हो रहा है, यदि नॉर्थ पोल सामने आ गया तो रिपेल होगा वो, तो हमारा कौन सा फोर्स हो जाएगा, नॉन कॉन्टैक्ट. ठीक है. तो इस तरीके से जैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स बोले तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी जो है वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है. तो जो बॉडी से कॉन्टैक्ट में नहीं रहता दैट इज द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. तो उस तरीके से बहुत एग्जाम्पल आप ले सकते हो खुद से. तो यहाँ पे हम लोग फोर्स देख लिए कितने कंडीशन का है, दो तरह का होता है, बैलेंस अनबैलेंस. और एक कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट के अंदर आ सकता है तुम्हारा बैलेंस्ड भी और अनबैलेंस्ड भी. कॉन्टैक्ट के लिए भी बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड होगा और नॉन कॉन्टैक्ट के लिए भी बैलेंस और अनबैलेंस्ड होगा. तो बेसिकली वी कैन से फोर्स जो है वो कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट है और इसके अंदर दोनों आता है तुम्हारा बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड. ठीक है. अब हम लोग बात करते हैं कि फोर्स के कारण हम कर क्या क्या सकते हैं. फोर्स के कारण हम क्या क्या कर सकते हैं. व्हाट विल बी इफेक्ट, मतलब इफेक्ट ऑफ फोर्स एक तरीके से बोल दो. इफेक्ट ऑफ फोर्स. इफेक्ट ऑफ फोर्स मतलब इफेक्ट ऑफ फोर्स ये हो गया कि मतलब हम किस फोर्स लगा करके क्या क्या किया जा सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ क्या क्या कर सकते हैं. तो हम लोग किसी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर सकते हैं, शेप साइज चेंज कर सकते हैं. नंबर 1, हम उसका मोशन को चेंज कर सकते हैं. मोशन मतलब उसका स्पीड को चेंज कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट कंडीशन, मोशन में यदि ऑब्जेक्ट है तो उसको रेस्ट में ला सकते हैं, मतलब रेस्ट में ला सकते हैं, मोशन वाला ऑब्जेक्ट को रेस्ट में ला सकते हैं और रेस्ट वाला ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकते हैं. इफेक्ट है फोर्स का. ठीक है. डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं किसी का, जैसे क्रिकेट का बल्ला हुआ, हम उससे हिट की बॉल को तो बॉल किसी डायरेक्शन में आ रहा था, उसको हम हिट करने से उसका डायरेक्शन चेंज हो गया, तो डायरेक्शन फोर्स लगा के हम चेंज कर सकते हैं. तो इस तरीके से इफेक्ट का फोर्स है जो बहुत कुछ हमको यहाँ पे बताता है कि कुछ इस तरीके से हम इसमें चेंजेस ला सकते हैं. ठीक है. तो ये हो गया इफेक्ट ऑफ फोर्सेस. जो क्लास 9th का सारा ये कंसेप्ट जो है सो क्लास 9th का है आपका. अब मैं आगे इसमें बढ़ूँ तो सबसे पहले आपको जानना पड़ता है, जैसे फोर्स का बारे में हो गया, ये सब बहुत छोटा छोटा कंसेप्ट है. अब मैं यदि लॉज ऑफ मोशन पे आऊँगा तो उससे पहले आपको जानना पड़ेगा ये इनर्शिया के बारे में. इसके पहले आपको इनर्शिया जानना पड़ेगा कि व्हाट इज इनर्शिया.
तो सबसे पहले मैं इनर्शिया के बारे में डिस्कस करता हूँ कि व्हाट इज़ इनर्शिया। इनर्शिया जानोगे तब फर्स्ट लॉ पे आप जा सकते हो। तो इनर्शिया, व्हाट इज़ इनर्शिया। तो इनर्शिया की यदि मैं बात करूँ तो सबसे सिंपल सा ये कंडीशन है, इसमें बस इस तरीके से माइंड में रखना है कि ये प्रॉपर्टी है एक। इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, किसी भी बॉडी का प्रॉपर्टी है। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी दैट ऑलवेज opposes changes on it, always opposes changes on it। मतलब इनर्शिया का मतलब क्या है ना कि अपने कोई भी ऑब्जेक्ट है तो अपने आप को चेंज नहीं करना चाहता, वो हमेशा अपोज करेगा अपने आप, मतलब चेंज करने के लिए अपने आप को चेंज नहीं करना चाहेगा। जैसे एग्जांपल के लिए आप समझो कि बुक का ही एग्जांपल लेते हैं कि बुक मान लो एक टेबल पे रखा हुआ है, ये बुक है, तो क्या ये अपने से मूव करेगा? नहीं करेगा, ये कभी मूव नहीं करेगा अपने से। मान लो एक बुक है, मान लो 10 kg का बुक है, ये 10 kg का बहुत भारी बुक है, इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं, कुछ फोर्स लगा रहे हैं इस पर, और ये बुक मूव नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या है कि जितना फोर्स हम लगा रहे हैं इसके लिए इनफ नहीं है। तो इसका कंडीशन क्या है कि इस पर हम फोर्स लगाए, ये मूव नहीं किया, इसका मतलब हमारा फोर्स का क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। ठीक है, मतलब इसमें क्या है, इनर्शिया एक तरीके से बोल सकते हैं। और यदि ये मूव कर जाता है, हम तो ट्राई कर रहे हैं ना, इसको तो ट्राई कर रहे हैं, फिर भी मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसमें इनर्शिया है। मान लो एक बुक और होता, मान लो 5 kg का बुक है, एक टेबल पे रखा हुआ है, इस पर हम फोर्स लगाए, ये मूव कर गया, बट कुछ देर तक तो ये भी अपोज किया और ये भी कुछ देर तक अपोज किया, दोनों अपोज कर रहा है, फोर्स का अपोज दोनों कर रहा है, बट एक ज़्यादा अमाउंट में कर रहा है, एक कम अमाउंट में कर रहा है। इसका मतलब क्या है, ये ज़्यादा अमाउंट और कम अमाउंट क्या होता है भाई, तो इसका मास ज़्यादा है, इसका मास कम है, दैट्स ऑल। इसका मतलब क्या है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट को हम कुछ भी फोर्स ना लगाएं, मान लो एक बुक था, उस पर हम फोर्स बिल्कुल ना लगाएं, तो ये रेस्ट में ही रहेगा, ये ऑलवेज रेस्ट में रहेगा, ये अपने आप को कभी चेंज नहीं करेगा जब तक हम इस पर फोर्स नहीं लगाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इनर्शिया यही कहता है कि हम जब तक किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं तब तक वो अपना पोजीशन को चेंज नहीं करता है हमेशा। और एक कंडीशन ये भी है कि अपने पोजीशन को चेंज करने में यदि आप एक्सटर्नल फोर्स भी लगाते हो तब भी वो हमेशा उसका अपोज करता है, हमेशा उसका अपोज करता है वो। तो कंडीशन ये है कि ज़्यादा मास है तो ज़्यादा अपोजिशन हो रहा है, कम मास है तो कम अपोजिशन हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि यदि ज़्यादा मास है तो इनर्शिया भी ज़्यादा है, कम मास है तो इनर्शिया क्या है, कम है। ये चीज़ यहाँ से पता चल रहा है हमको। सो वी कैन से इनर्शिया इज डिनोटेड बाय कैपिटल आई, कैपिटल आई से इसको डिनोट किया जाता है, या तो डायरेक्ट तुम इनर्शिया लिख दो यहाँ पे। इनर्शिया किस पे डिपेंड कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। इनर्शिया मास पे डिपेंड कर रहा है, मोर मास मोर इनर्शिया, लेस मास लेस इनर्शिया। बट इनर्शिया सब में होता है, हर एक ऑब्जेक्ट में इनर्शिया होता है, किसी में कम किसी में ज़्यादा। ठीक है, तो मास जैसे जैसे बढ़ाएंगे, मास ज़्यादा बढ़ेगा तो उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। तो क्या समझे यहाँ से कि हम लोग कह सकते हैं कि हमेशा कोई भी ऑब्जेक्ट है वो हमेशा अपने चेंजेस को अपोज करता है। यदि अपोज कर रहा है तो दैट इज द इनर्शिया। अपोजिशन ऑफ द मतलब चेंजेस का अपोज करना ही इनर्शिया कहलाता है। मोर मास मोर इनर्शिया, लेस मास लेस इनर्शिया, दैट्स ऑल अबाउट इनर्शिया। तो इनर्शिया जो है सो कुछ टाइप का भी होता है, यदि आप जानना चाहते हो तो टाइप भी इसका जान लो। इसका टाइप होता है तुम्हारा इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। नेक्स्ट होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, दो, एक होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन तीन चीज़ है, रेस्ट मोशन डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो यदि मैं रेस्ट को डिफाइन करना चाहूँ तो इसका मतलब है कि इसको डिफाइन करना चाहो तो सिंपल इसका डेफिनेशन कि जब तक ये ऑब्जेक्ट जो है सो हमेशा अपने आप को रेस्ट में ही रखना चाहता है। मतलब कोई ऑब्जेक्ट यदि टेबल पे रखा हुआ है तो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, ये ऑलवेज रेस्ट में ही रहेगा। कब तक रेस्ट में रहेगा, जब तक कि इस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। जब तक इस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा तब तक ये मूव नहीं करेगा। मतलब वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट हो गया कि ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। ऐसे माइंड में रखो, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। कब तक, जब तक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। यदि मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो।
कोई डायरेक्शन में एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो तब तक उसी डायरेक्शन में मूव करता रहेगा जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। दैट्स ऑल। मतलब अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, दैट इज द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। रेस्ट में तो रेस्ट में ही, मोशन में तो मोशन में, डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में तो सेम डायरेक्शन में ही रहेगा। ठीक है, ये कंडीशन है। तो इनर्शिया उसी को बोलते हैं जब चेंज अपना पोजीशन को चेंज नहीं करता। तो कहाँ पोजीशन को चेंज कर रहा है? रेस्ट में तो रेस्ट में है, मोशन में तो मोशन में है, रेस्ट डायरेक्शन किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो डायरेक्शन में ही है वो। तो दैट इज द इनर्शिया। ठीक है, अब हम लोग फर्स्ट लॉ पे आते हैं। एक्चुअली फर्स्ट लॉ जो है न्यूटन का न्यूटन फर्स्ट लॉ वो यही चीज़ बताता है इनर्शिया के बारे में ही। मतलब डेफिनेशन ऑफ इनर्शिया इज द न्यूटन फर्स्ट लॉ। बस सिंपल सा है फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ यहाँ पे हम लोग यदि जानना चाहें न्यूटन फर्स्ट लॉ, तो ये दिस इज द न्यूटन फर्स्ट लॉ। ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि इफ़ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, यदि यहाँ पे मैं लिखना चाहूँ तो आप थ्योरी में इस तरीके से लिख सकते हो कि इफ़ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी देन रेस्ट बॉडी विल बी इन रेस्ट एंड मोशन ऑफ द बॉडी विल बी इन मोशन। यूनिफॉर्म लगा देना वहाँ पे, यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द बॉडी विल बी इन यूनिफॉर्म मोशन। मतलब हमेशा यदि वो मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, रिमेन मोशन में ही रहेगा। रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में है तो उस डायरेक्शन में भी रहेगा, उसी डायरेक्शन में रहेगा। तो ये सारा चीज़ है फर्स्ट लॉ बोलता है। एक्चुअली क्या है ना कि ये सिंपल सा फर्स्ट लॉ जो डेफिनेशन देता है, कोई मैथमेटिकल फार्मूला हमको नहीं देता है ये। ठीक है, और ये बात करता है नेट फोर्स इसका जो होता है ना हमेशा 0 के बराबर आता है। इसमें कंडीशन ये है कि देखो मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में है, तो यदि मोशन को चेंज नहीं कर रहा है, यदि 5 मीटर पर सेकेंड में हमेशा है तो 5 मीटर पर सेकेंड में है तो हमेशा 5 मीटर पर सेकेंड में ही रहेगा। तो उसी को तो इनर्शिया बोल रहे हैं। तो 5 मीटर पर सेकंड में यदि इसका इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी दोनों लेंगे तो एक्सेलरेशन तो 0 ही मिलेगा। यदि एक्सेलरेशन 0 मिलता है तो फोर्स हमको हमेशा क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। और रेस्ट में है तो और बढ़िया है भाई, रेस्ट में है तो हमेशा फोर्स भी उसमें मिलेगा, फोर्स भी 0 ही मिलेगा हमेशा हमको रेस्ट में, क्योंकि एक्सेलरेशन तो यहाँ पे तो ईजिली कर सकते हैं कि 0 है, और मोशन है तो सेम यूनिफॉर्म मोशन है तो यहाँ पे हमको भी एक्सेलरेशन 0 मिलेगा, बिकॉज इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी बोथ विल बी सेम। तो ये फंडा है इसका। इसका एग्जाम्पल लेना चाहो तो बहुत सारा एग्जाम्पल है, सब सारा चीज़ क्लास 9th का है, फिर भी आपको एक बार रीड करोगे तो समझ में आ जाएगा। और बुक में बहुत सारा चीज़ आपको मिलेगा गैलीलियो का, तो ये कैसे किया वगैरह वगैरह, खुद आप कर सकते हो ये सब चीज़। ठीक है, बट मेन मोटिव क्या है उसको हम लोग को इसमें रीड करना है। तो ये चीज़ हो गया। अब इसका एग्जाम्पल यदि तुम फर्स्ट लॉ का यदि बात करो एग्जाम्पल का, तो एग्जाम्पल में क्या है कि बस में मान लो तुम ट्रेवल कर रहे हो और बस यूनिफॉर्म मोशन में है। अब बस जब एकाएक सडनली ब्रेक लगा देगा, तो ब्रेक लगाता है तो क्या आप आगे की तरफ झुक जाते हो। इसका मतलब क्या है कि आपका जो लेग है वो बस के कांटेक्ट में है, बस मोशन में था तो आपका पूरा बॉडी मोशन में था। जैसे ही बस ने ब्रेक अप्लाई किया तो आपका ये जो बॉडी का निचला पार्ट है वो क्या हो गया, वो रेस्ट में आने की कोशिश कर रहा है, बट ऊपर वाला पार्ट जो मोशन में ही है, जिसके कारण किधर झुक जाता है, आगे की तरफ झुक जाता है। बिकॉज इसका डायरेक्शन इधर है बट ब्रेक अप्लाई हुआ तो इसका डायरेक्शन इधर हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में। तो पैर का डायरेक्शन इधर, आपका बॉडी का डायरेक्शन उधर, तो मुंह के बल भी गिर सकते हैं यदि कहीं पे पकड़े नहीं रहेंगे आप तो आगे की तरफ गिर सकते हैं आप। ठीक है, दूसरा कंडीशन, मान लो बस रेस्ट में है, आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, और बस आप रेस्ट में हो तो आपका बॉडी पूरी तरीके से रेस्ट में है, एकदम अच्छे से रेस्ट में है। जैसे ही बस मान लो सडनली स्टार्ट हो गया, सडनली मूव करना स्टार्ट कर गया, तो पैर भी आपका सडनली जो उससे कॉन्टैक्ट में वो सडनली स्टार्ट हो गया, तो आपका बॉडी किधर गिरेगा, पीछे की तरफ गिर सकता है, पीछे की तरफ गिरता भी है। आप देख सकते हो, ये सब प्रैक्टिकल चीज़ है, आप देखी भी होगी, बहुत सारा फील भी की होगी लाइफ में। तो ये चीज़ है। तो ये क्या बताता है, इनर्शिया, ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट था, और ये जो इसके पहले वाला बताया वो क्या था, इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, और कार का यदि डायरेक्शन की बात करें तो कार जब टर्न लेता है ना, कोई टर्निंग में इस तरीके से कहीं पे टर्न रहेगा, तो वैसे कंडीशन में आप देखना कि जब टर्न लेता है ना तो गाड़ी जो है सो थोड़ा सा ऐसे बेंड कर जाता है, बैंकिंग ऑफ रोड बोल सकते हैं, इस तरीके से बेंड होता है थोड़ा सा। यदि इधर बेंड होता है तो आपका डायरेक्शन किधर होता है, आप एक्चुअली जब कार में ट्रेवल कर रहे होते हो तो आप कुछ इस पोजीशन में हो, ऐसे पोजीशन में। जब कार उधर बेंड किया तो आप तो इसी तरीके से रहना चाहोगे ना, आप तो इसी तरीके से रहना चाहोगे, बट कार का डायरेक्शन उधर चला गया, झुक गया उधर, बट आपका पोजीशन ये है। इसीलिए जब टर्निंग में कार जब टर्न करती है मोड़ में इस तरीके से, तो आपको लगता है कि हम फेंका जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, मतलब किधर,
कार इधर टर्न कर रही है, इधर झुक रही है, लेकिन आपको फील होता है कि हम इधर जा रहे हैं, ठीक है, इधर। क्यों? क्योंकि आप उसी डायरेक्शन में रहना चाह रहे हो। कार ऐसे स्ट्रेट इस तरीके से है ना, कार इस तरीके से है, तो आपका जो उस पर पोजीशन है, आपका कुछ इस तरीके से पोजीशन है। कार झुक गई बट आपका पोजीशन वही है। देखो ना, आप किधर जा रहे हो, उधर ही जा रहे हो ना, मतलब आप जा नहीं रहे हो, कार उधर जा रही है बट आप इधर, आपको फील हो रहा है कि हम इधर जा रहे हैं। आपका पोजीशन, क्यों? क्योंकि बॉडी आपका पोजीशन चेंज नहीं करना चाह रहा, इसीलिए ये सेंटर की तरफ जा रहा है और आप सेंटर की बाहर की तरफ जा रहे हो। तो ये सब फीलिंग आप ऑलरेडी देखे होगे, फील भी किए होगे लाइफ में, ठीक है। तो ये सब है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में, कुछ इतना चीज़ पता चलता है। रेस्ट इज रेस्ट, मोशन इज मोशन। डायरेक्शन यदि पार्टिकुलर में तो उसी डायरेक्शन में रहना चाहता है जब तक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ पे कार में क्या हो रहा है, कार में एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो जा रहा है, मतलब वो इधर जा रहे हैं तो आप उसके अपोजिट भाग रहे हो, दैट्स ऑल। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट लॉ। मतलब इससे हमको सिर्फ क्या मिला, इसमें सिर्फ डेफिनेशन मिलता है, इनर्शिया का डेफिनेशन मिला, और इसमें फोर्स का कोई वैल्यू नहीं मिलता है, फोर्स का कोई वैल्यू नहीं मिलता। यहाँ पे फोर्स का कोई वैल्यू, मैथमेटिकल वैल्यू मिला क्या? नहीं मिला। बट सेकेंड लॉ जब लेके आया न्यूटन, तो सेकेंड लॉ में वैल्यू लेके आया फोर्स का। वहाँ पे हमको कितना मास, कितना एक्सेलरेशन वगैरह वगैरह सारा चीज़ वो लेके आया। इससे पता क्या चलता है कि उससे हमको पता चलता है कि मैग्नीट्यूड भी हमको अब जानना ज़रूरी है। अभी तो डायरेक्शन की बात तो कर लिए, रेस्ट में मोशन वगैरह सारा चीज़ बात कर लिए, बट सिर्फ डेफिनेशन में ना। बट अब न्यूटन क्या सेकेंड लॉ में क्या बोलता है, न्यूटन सेकेंड लॉ, इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा मोमेंटम, देन सेकेंड लॉ आपको समझ में आएगा। पहले मोमेंटम समझ लेते हैं कि मोमेंटम क्या है, व्हाट इज मोमेंटम। तो मोमेंटम यहीं पे पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद सेकेंड लॉ पर डिस्कस करेंगे। मोमेंटम, मोमेंटम का मतलब है कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास, एक ऑब्जेक्ट, तो 100% इसके पास क्या है, मास तो होगा ही, मास है, और यदि मूव कर रहा है तो इसके पास क्या है, वेलोसिटी भी है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट का यदि वेलोसिटी होता है, यदि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है, तो 100% उसका मास का भी क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। तो मास वेलोसिटी जो हो रहा है, मास के मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट हो रहा है तो उसके मास के साथ मूवमेंट हो रहा है। इसीलिए मोमेंटम जो होता है ना, मोमेंटम को बोला जाता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से बोला जाता है। तो वैसे भी बस इस तरीके से माइंड में रखो, मास प्रोडक्ट, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ठीक है। या तो इस तरीके से बोल सकते हो कि प्रॉपर्टी ऑफ मोशन नहीं बोल सकते यहाँ पे हम लोग, एक्चुअली इसको इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ही लेके चलो, बेटर है। तो मोमेंटम को बेसिकली डिनोट किया जाता है पी से, और ये वेक्टर है। क्यों वेक्टर है? क्योंकि ये मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट है ना, तो वेलोसिटी हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो ये हमारा मोमेंटम भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी। बिकॉज यदि मैं बात करूँ यहाँ पे कि मोमेंटम का डायरेक्शन किधर होगा, यदि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कुछ इस डायरेक्शन में, तो मोमेंटम का डायरेक्शन किधर होगा, तो मोमेंटम का डायरेक्शन होगा वेलोसिटी के डायरेक्शन में, बिकॉज जिधर वेलोसिटी उधर ही उसका मोमेंटम। तो वो चीज़ है, तो मोमेंटम का डायरेक्शन हमेशा होगा वेलोसिटी के डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये चीज़ है। या तो एक डेफिनेशन और हम लोग क्लास 9th में पढ़े थे इसका, मोमेंटम का, क्वांटिटी ऑफ मोशन, क्वांटिटी ऑफ मोशन, क्वांटिटी ऑफ मोशन मतलब मोशन मतलब वेलोसिटी, और क्वांटिटी मतलब मास। तो वही चीज़ तो हो गया, क्वांटिटी मतलब मास के साथ वेलोसिटी, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, इट इज़ द मास एंड वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज द मोमेंटम। तो हमारा आ गया P इज टू एम वी। यदि इसका यूनिट जानना चाहो तो यूनिट लिखने में आप लोग तो एक्सपर्ट हो चुके हो, यूनिट लिखना आप लोग के लिए बहुत टफ नहीं है। यूनिट इसका मास का क्या होगा, kg, और वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड। तो kg मीटर पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम, ठीक है। डायरेक्शन तो जान गया आप, किसके डायरेक्शन में होगा, वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही मोमेंटम होगा, ठीक है। ये चीज़ हम लोग को पता चल गया। नेक्स्ट आता है इसमें, चलो मोमेंटम और थोड़ा बात कर लेते हैं, मोमेंटम किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो यहाँ से तो दिख रहा है आपको मोमेंटम किस पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे। मोर वेलोसिटी मोमेंटम विल बी मोर। बट यदि दो ऑब्जेक्ट की बात करें यहाँ पे, मान लो एक कार की बात कर रहे हैं, कार, और दूसरा ले लेता हूँ ट्रक। एक कार ले रहा है, दूसरा ट्रक, और दोनों मूव कर रहा है, दोनों मूव कर रहा है सेम वेलोसिटी से, मान लो चलो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है दोनों। तो दोनों में से मोमेंटम किसका ज़्यादा होगा, दोनों यदि v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो 100% का ट्रक का मोमेंटम क्या होगा, ट्रक का मोमेंटम ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन ऑफ कार। तो इसका मोमेंटम ज़्यादा हो रहा है।
तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि मान लो एक कार एक ट्रक दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो ब्रेक अप्लाई करने पर किसको रोकने में डिफ़िकल्ट होगा, मतलब किसको रोकने में ज़्यादा डिफ़िकल्टी आएगी, तो डिफ़िकल्टी ट्रक में आएगा, बिकॉज इसका मोमेंटम ज़्यादा है, इसका मास ज़्यादा है, इसलिए मोमेंटम हमारा क्या है, ज़्यादा है। तो इस तरीके से बोल सकते हैं कि ट्रक हैज़ मोर मोमेंटम सो इट विल डिफ़िकल्ट टू होल्ड, या तो इट विल डिफ़िकल्ट टू होल्ड ही बोल सकते हो, इट विल डिफ़िकल्ट टू अप्लाई द ब्रेक, ब्रेक अप्लाई करने में या तो इसको रुकने में ज़्यादा देर लगेगा, कार तुरंत रुक जाएगा बट ट्रक रुकने में थोड़ा टाइम लेगा, ये चीज़ है। ये सारा चीज़ आपको अभी तक 9 का ही कंसेप्ट लग रहा होगा, यदि आपको कुछ कुछ माइंड में 9th क्लास का होगा तो। अब हम लोग बात करते हैं चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम की बात करते हैं। चेंज ऑफ मोमेंटम ये जानना ज़रूरी है सेकेंड लॉ के लिए। तो मोमेंटम जब समझ गए तो चेंज ऑफ मोमेंटम समझना और भी आसान है। मान लो ये ऑब्जेक्ट है हमारा इस जगह पे, और इस ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगा दिए, इधर से फोर्स लग गया इस पर, तो फोर्स लगा तो 100% ये मूव करेगा। मान लो इसका स्टार्टिंग में मूव कर रहा था थोड़ा थोड़ा, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी यू है, और जब इस पर फोर्स लगा तो ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्ट बड़ा हो गया, ऑब्जेक्ट सेम साइज़ का है, ठीक है, ऑब्जेक्ट बड़ा थोड़ी हो जाएगा किसी पर फोर्स लगने से, तो यू है, तो ये जो है सो इसका वेलोसिटी हो गया v, मतलब जैसे ही फोर्स इस पर अप्लाई हुआ, स्टार्टिंग में u वेलोसिटी के साथ था, इस पर फोर्स अप्लाई हुआ तो इस वेलोसिटी इसका v हो गया, ठीक है। तो समझो यहाँ से इस पॉइंट तक ये डिस्प्लेस हो गया, तो स्टार्टिंग में इसका मोमेंटम की बात करूँ, मतलब जब स्टार्टिंग में जब फोर्स नहीं लगा था उस समय इसका वेलोसिटी मोमेंटम क्या था, तो इसको इनिशियल मोमेंटम बोलेंगे हम लोग पी आई, तो ये हो जाएगा मोमेंटम एम यू, बिकॉज इसका मास एम है, तो यहाँ भी मास तो एम ही रहेगा, तो इसका इनिशियल मोमेंटम हमको एम यू मिला, और इसका फाइनल मोमेंटम की मैं बात करूँ तो ये हमको मिलेगा एम वी, दिस वन, ठीक है। तो चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये चेंज ऑफ मोमेंटम, तो डेल्टा हमको रिप्रेजेंट करता है चेंज, दिस वन डेल्टा पी इज इक्वल्स टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, और पी फाइनल की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, एम वी माइनस दिस वन एम यू, और दोनों के लिए मास कांस्टेंट है तो हमारा हो जाएगा v माइनस यू, और इस v माइनस यू का मतलब है ये भी तो चेंज ऑफ वेलोसिटी हो गया, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी हो गया तो मतलब हम लिख सकते हैं डेल्टा v, दिस वन। सो डेल्टा p इज इक्वल्स टू m इंटू डेल्टा v, वेक्टर क्वांटिटी आप वेक्टर यहाँ पे लगा सकते हो, दिस वन। तो ये हमारा हो गया चेंज ऑफ मोमेंटम। अब न्यूटन सेकेंड लॉ समझने में आपको बहुत इजी लगेगा। न्यूटन सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट है, यहाँ पे लिख देता हूँ, न्यूटन सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, देखो इसका स्टेटमेंट है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, समझ रहे हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज ऑलवेज इक्वल टू फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज ऑलवेज इक्वल टू फोर्स, मतलब रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या हुआ, टाइम से डिवाइड कर दो, तो ये चीज़ है, तो हमको फोर्स के बराबर दे रहा है, मतलब यहाँ पे हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, इसी जगह मैं लिख देता हूँ आपको, जैसे रेट ऑफ चेंज बोला ना, तो रेट ऑफ चेंज जो हमको मिलेगा क्या मिलेगा, हमेशा फोर्स के बराबर मिलेगा, मतलब लिख सकते हैं डेल्टा पी डिवाइड बाय डेल्टा टी, दिस वन। तो यही तो बोल रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट का मतलब हो गया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हो गया चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इस हमेशा क्या देगा, फोर्स के बराबर देगा, तो ये इसका स्टेटमेंट है। तो यदि तुम इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना चाहो तो डिफरेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या करेंगे, लिमिट लगा देंगे यहाँ पे, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, यहाँ हो जाएगा डेल्टा पी डिवाइड बाय डेल्टा टी, ये हमको कांस्टेंट फोर्स है, फोर्स में कोई चेंजेस नहीं हुआ, एफ इज इक्वल टू दिस, मतलब इसको हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं डी पी डिवाइड बाई डी टी। देखो अब आ गया तुम्हारा 11th क्लास का कंसेप्ट, डिफरेंशियल फॉर्म में आ गया ये, कुछ डी पी डिवाइड बाई डी टी, कुछ इतना आ गया। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं रेट ऑफ डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ, ये डिफरेंशियल, इसको भी रेट ही पढ़ा जाता है, ठीक है, तो इसको बोल सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, बट इसको भी हम लोग एक तरीके से ये भी बोल सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ऑल्सो वी कैन से। तो ये चीज़ आप देख रहे हो ना, ये इसको तो बोल सकते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, बट इसका लिमिट जब लगा दिए इस पर हम, तो ये डिफरेंशियल फॉर्म में आ गया डी पी डिवाइड बाई डी टी, और पी का वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या चीज़ होता है, एम इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो डी बाई डी टी, और यहाँ पे हो जाएगा एम इंटू वी वेक्टर के साथ, तो m तो कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट का तो कांस्टेंट को बाहर किया जाता है, तो यहाँ पे हम बाहर कर देते हैं इसको, तो यहाँ पे बचेगा d डिवाइड बाई डी टी, और यहाँ क्या बचा v, तो वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या मिलेगा, वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन, सो दिस वन विल बी मास इनटू एक्सेलरेशन, ये हमको मिल गया फोर्स, ये रहा।
ये फॉर्मूला मिल गया, F इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। दिस इज द मैथमेटिकल फार्मूला। मतलब फर्स्ट लॉ में तो हमको मैथमेटिकल फार्मूला नहीं मिला था, बट सेकेंड लॉ में हमको मैथमेटिकल फार्मूला मिल गया जो है F इज इक्वल्स टू एम इंटू ए। ठीक है, अब इसका तुम यूनिट लिखना चाहो तो यूनिट लिखना बहुत ही आसान है। मास का केजी, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज द केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यदि इसका यूनिट जानना चाहते हो तो इसको न्यूटन लिखा जाता है। न्यूटन, 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यदि सीजीएस में जाना चाहो, सीजीएस के लिए ये तो ऐसा ही हो गया ना, और सीजीएस में जाओ तो इसको बोला जाता है डाइन। डाइन, और भी हम लोग जानते हैं कि 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5 डाइन, 10 टू द पावर 5 डाइन, ये भी होता है। ठीक है, तो बट यूनिट यहाँ पे हमारा न्यूटन है साई के लिए, और सीजीएस के लिए क्या होगा, डाइन। ठीक है, मतलब केजी की जगह ग्राम कर दो, मीटर की जगह सेंटीमीटर कर दो, और सेकंड के तो सेकंड ही रहेगा। तो ये तुम्हारा किस में चला जाएगा, डाइन। 1 डाइन इज इक्वल्स टू सेंटीमीटर 10 टू द पावर 5 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर बोलते हैं, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये चीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया यूनिट। तो हम लोग सेकेंड लॉ का मैथमेटिकल फार्मूला ये चीज़ रीड कर चुके हैं। और सेकेंड लॉ कहाँ पे यूज़ होगा वगैरह वगैरह सारा चीज़ आप जानते हो कि टाइम की, देखो ये फोर्स जो किस पे डिपेंड कर रहा है, चेंज ऑफ टाइम पे, टाइम के रिस्पेक्ट में डिपेंड कर रहा है ना फोर्स। मतलब टाइम यदि मान लो, जैसे इसके बारे में बहुत सारे रीड कर चुके हैं हम लोग, कि मान लो कि साइकिल का एग्जांपल ले लो, या तो कार के सीट का एग्जांपल ले लो, इस तरीके से। तो यदि मैं बोलूँ कि साइकिल पे आप मूव कर रहे हो तो साइकिल में आपको ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, कार में दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे सोफा लगा होता है। तो इसका कारण क्या है कि वहाँ पे क्या होता है ना कि फोर्स जो साइकिल में आपका ज़्यादा एग्जर्ट होता है फोर्स, और कार में जो होता है सो कम फोर्स एग्जर्ट होता है, बिकॉज वहाँ पे टाइम जो है सो ज़्यादा ले लेता है। या तो छोड़ो वो सब कार वगैरह का, चलो क्रिकेट का बल्ला का बात करते हैं। क्रिकेट का बल्ला, या तो बॉल को कैच करने वाला, सबसे बढ़िया एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि क्रिकेट बॉल को कैच करना आपको, तो कैच करने के लिए आप हाथ को पीछे करते हो। तो हाथ को पीछे कर रहे हो, इसका मतलब क्या कर रहे हो, टाइम को इंक्रीज कर रहे हो। तो टाइम यदि बढ़ेगा, वहाँ पे चेंज ऑफ टाइम बढ़ेगा, तो फोर्स क्या होगा, ये यदि बढ़ेगा टाइम तो फोर्स घटेगा। मतलब क्या है ना कि जब बॉल को हम कैच करते हैं तो हाथ को पीछे करने का कारण है कि हम टाइम को बढ़ा दे रहे हैं, चेंज ऑफ टाइम को बढ़ा रहे हैं। यदि टाइम को वहाँ पे बढ़ा रहे हैं तो फोर्स हमारा 100% रिड्यूस हो जाएगा। एक फंडा है। और बॉल को यदि मान लो छक्का मारना है, तो छक्का मारना है तो क्या करना पड़ता है, बॉल को सडनली मारना पड़ता है, मतलब कम टाइम में ज़्यादा हीट, मतलब कम टाइम में उसको हीट करना होता है। तो सडनली यदि हीट करेंगे तो टाइम कम फोर्स ज़्यादा, तो छक्का चला गया। वही धीरे से हम स्ट्राइक करेंगे तो बॉल वहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाएगा। तो ये सब फंडा है न्यूटन सेकेंड लॉ का। बहुत सारा एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा, आप देखते रहना, बुक में रीड कर करके बहुत सारा एग्जाम्पल आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो ये सारा फंडा है हमारा न्यूटन का फोर्स का, और इसका एग्जांपल सारा चीज़ रीड कर लिए। अब कुछ नोट के बारे में बताते हैं। देखो कुछ नोट्स। अब नोट यदि मैं यहाँ पे लिखूँ, पहला नोट वो है कुछ इस तरीके से, नोट नंबर 1। क्या नोट है ये है, हम मान लो कि फोर्स यदि 0 हो, F इज इक्वल टू 0, यदि फोर्स 0 होगा तो हम अभी फार्मूला पढ़े, F इज इक्वल टू क्या, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। यदि इतना है तो एक्सेलरेशन क्या मिलेगा हमको, 0। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू डिवाइड बाई टी इज इक्वल टू 0 मिला। मतलब यहाँ से t फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जाएगा, v माइनस यू इज इक्वल टू 0, मतलब v इज इक्वल टू 0। मतलब किसी भी कंडीशन में मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पर फोर्स जो है सो नहीं लग रहा है तो रेस्ट में है, तो रेस्ट में ही रहेगा। इसका मतलब है इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों क्या मिलेगा हमको, इक्वल मिलेगा। एक छोटा सा नोट था ये, ठीक है। सेकेंड वन कंडीशन, सेकेंड नोट, नोट नंबर 2। ये क्या बोल रहा है, देखो हम यदि मैं बात करूँ कि 3 डायरेक्शन में हो सकता है फोर्स होगा, तो 3D में 3 तरफ फोर्स लग सकता है। पहला हमारा होगा Fx के लिए, और दूसरा Fy के लिए, और तीसरा Fz के लिए। ये 3 डायरेक्शन में फोर्स लग, मतलब कोई क्या बोल सकते हैं इसको, कि मान लो एक फोर्स लग रहा है इधर 3D में, एक्स वाई जेड, 3 एक्सिस हमारे पास, एक्स है, वाई है और जेड है, तीनों एक्सिस, और ये फोर्स लग रहा है इधर। तो मतलब फोर्स लग रहा है स्पेस में, मान लो तो स्पेस में लगेगा, तो आप किस तरीके से फोर्स का फॉर्मूला लिखोगे, ऐसे लिखना पड़ेगा, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एम ए एक्स वैक्टर, मास तो सबके लिए सेम ही होगा, एम ए वाई वैक्टर, और इसके लिए हो जाएगा एम ए जेड वैक्टर। ये फंडा बस कोऑर्डिनेट में किस तरीके से लिखेंगे वो चीज़ को यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको। 3 कंपोनेंट, इस फोर्स का 3 कंपोनेंट है ना, फर्स्ट कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट, थर्ड कंपोनेंट, तो ये तीनों कंपोनेंट के लिए वैल्यूज होगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे ए एक्स जो भी कंपोनेंट का वैल्यू आप लिखते रहना।
तो ये चीज़ हो गया फंडा लिखने का। अब एक और चीज़ है जो लास्ट आज का लेक्चर में हम लास्ट पॉइंट एक और बता देते हैं, जो है इम्पल्स ऑफ फोर्स। इम्पल्स ऑफ फोर्स बोल सकते हो, या तो इम्पल्स डायरेक्ट बोल सकते हो, इम्पल्स। ठीक है, इसको भी आई से ही डिनोट किया जाता है, आई से ही डिनोट किया जाता है। ये क्या है, इसको समझो। तो इम्पल्स ऑफ फोर्स जो है उसको बोलते हैं, इसको ये जो है ये होता है फोर्स इनटू कांटेक्ट टाइम, फोर्स इनटू कांटेक्ट टाइम। इसका मतलब क्या समझे कि मान लो तुम एक बॉल, क्रिकेट बॉल को हिट कर रहे हो, किससे, बल्ला से हिट कर रहे हो उस पर। जब बैट से उस पर हिट करते हैं तो एक्चुअल में जो उस समय जिस समय वो हिट हो रहा है, हिट होने के टाइम में बहुत छोटा टाइम लगेगा उस पर, बहुत छोटा टाइम, मान लो डेल्टा टी टाइम। तो एक कांटेक्ट, जब तक उस बॉल का कांटेक्ट उसके साथ था, जब तक उस बॉल का कांटेक्ट था उसके साथ, वही वाला ये टाइम है कांटेक्ट टाइम, और उस पर जो फोर्स लग रहा है। सो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो इम्पल्स के बराबर होता है। तो आप थोड़ा सा इसको थोड़ा देखो कि मैं यदि बोलूँ ये फोर्स है, एफ फोर्स उस पर अप्लाई किए, और जो टाइम कांटेक्ट टाइम था उसका, वो कांटेक्ट टाइम था डेल्टा टी, बहुत छोटा टाइम है इसलिए डेल्टा टी यहाँ पे लिख दिए, और ये आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इम्पल्स को। तो आप यहाँ पे देखो कुछ मिल रहा है आपको, एफ इंटू डेल्टा टी। हम लोग जानते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दिस वन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स। मतलब डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, एफ डेल्टा टी। ये चीज़ और क्या, ये चीज़ दोनों सेम है, सेम है। इसका मतलब है जो इम्पल्स है वो किसके बराबर हमको बता रहा है, इम्पल्स इज इक्विवेलेंट टू द चेंज ऑफ मोमेंटम। मतलब ये चेंज ऑफ मोमेंटम को ही बता रहा है हमको, चेंज ऑफ मोमेंटम इज द इम्पल्स। सो एफ इंटू डेल्टा टी दिस वन, चेंज ऑफ मोमेंटम इज द इम्पल्स। ठीक है, तो इम्पल्स भी जो है सो क्या है, चेंज ऑफ मोमेंटम है हमारा। ठीक है, तो ये सारा फंडा है जो आपको मैंने बताया। अब यदि मैं कुछ एक क्वेश्चंस इससे रिलेटेड मैं बात करूँ क्वेश्चन का, तो एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल कुछ क्वेश्चन का। यदि मान लो मास जो है सो 40 kg दिया हुआ है, इससे रिलेटेड नहीं, हम पूरा न्यूटन सेकंड लॉ से रिलेटेड बता रहा हूँ। मास 40 kg है, और यदि एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास 40 kg है, चलो ठीक है, इस पर फोर्स अप्लाई हुआ, तो फोर्स अप्लाई करने से इस ऑब्जेक्ट का मूवमेंट जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड में पहले था, अब ये जा करके 5 मीटर पर सेकेंड तक चला गया। ये चीज़ है, मतलब इसका इनिशियल वेलोसिटी ये है, ये फाइनल वेलोसिटी है। स्टार्टिंग में 2 मीटर पर सेकंड से ही ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था, इसका मास कितना है 40 kg, और 5 मीटर पर सेकंड तक चला गया। और टाइम जो है सो ये कितना देर तक मूव किया, 6 सेकेंड तक मान लो मूव किया, टाइम भी दे दिया आपको। तो यहाँ से आपको फोर्स, सबसे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों कैलकुलेट करो कि इस पर जो फोर्स लगा, दिस वन फोर्स, कितना फोर्स लगा वो कैलकुलेट करना है। और साथ ही साथ ये 2 मीटर पर सेकंड से 5 मीटर पर सेकंड तक चला गया, बट कितना देर तक गया, वो कितना देर तक मूव किया, 6 सेकेंड तक मूव किया, तो कितना डिस्प्लेस हुआ ये। तो इसके लिए सबसे सिंपल सा फॉर्मूला है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास इंटू एक्सेलरेशन, मास हमारा कितना है 40, तो चलो मास को रहने दो, एक्सेलरेशन की जगह क्या लिख सकते हैं, v माइनस यू डिवाइड बाई टी। ठीक है, तो मास की जगह पे हमारा कितना है 40 kg है, और v की जगह पे हमारा है 5 फाइनल, और u कितना है 2 है, और टाइम कितना है 6 है। इसको यदि मैं कैलकुलेट करूँ तो ये होता है 40 इंटू 5 माइनस 2 3 डिवाइड बाई 6, 3 2 6, ये 2 से चल जाएगा 20, मतलब हमको कितना मिल गया 20 न्यूटन। ये फोर्स मिल गया, मतलब उस पर 20 न्यूटन फोर्स लग रहा है, ये चीज़ पता चला। अब यदि तुमको डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना, मतलब यदि 2 मीटर से 5 मीटर तक गया 6 सेकंड में, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। तो डिस्टेंस कितना कवर किया, जो भी बोलो, मैग्नीट्यूड निकालें तो डिस्टेंस भी बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर दिस वन। ठीक है, जब इस फॉर्मूला को तुम अप्लाई करोगे तो u कितना है हमारा, u हमारा 2 है, और टाइम कितना है 6 है, प्लस 1/2, एक्सेलरेशन कितना है, तो एक्सेलरेशन आप देख सकते हो क्या होता है, ये इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइड बाई टी, मतलब v कितना है हमारा 5 है, और ये 3 है, सॉरी 2 है, और टाइम 6 है, मतलब ये कितना होगा 3 डिवाइड बाई 6, तो ये 1/2 के बराबर आ गया। एक्सेलरेशन हमारा कितना 1/2 के बराबर है, तो ये हो जाएगा 1/2, और टाइम के जगह पे 6 इंटू 6 36 हो जाएगा डायरेक्ट। तो ये हो जाएगा 2 से 2 गया, सॉरी यहाँ नहीं कटेगा, ये हो जाएगा 6 इंटू 12, और ये हो जाएगा हमारा 2 यहाँ रहेगा, ये हो जाएगा 2 to 4, 1/4 इंटू 36, क्या 4 से कटेगा ये 18, ये 2 से फिर 9, इतना कटा, मतलब ये हो जाएगा 12 प्लस 9 कितना हो गया, 9 to 10 21, ये 21 मिलेगा, 21 मीटर जाएगा ये। तो कुछ इस तरीके से हम लोग डिस्टेंस भी और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, फोर्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं।
ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ द टुडे लेक्चर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।